हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। सो इस क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 24 सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बताता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये सेक्शन क्या होता है? ये डिफेंस देता है। किसको देता है? अगर कोई एक्ट आप कर रहे हो प्राइवेट डिफेंस में। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है। ठीक, बी क्या काम करता है? ए के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। ए को क्या लगता है कि अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो बी मुझे जान से मार डालेगा। तो ए क्या काम करता है? अपने आप को बचाने के लिए बी को मारता पीटता है, जिससे बी को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और बी भाग जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? जो ए का एक्ट है, ए क्या किया? वो अपने आप को बचाने के लिए एक्ट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में ए लाइबल नहीं होगा और वहां पे उसको प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिलेगा। ठीक, सो ए विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट, चाहे उसमें बी को चोट ही क्यों ना लग जाए, इसके लिए ए लाइबल नहीं होगा। समझ गया? अब जो प्राइवेट डिफेंस है वो दो चीज के अगेंस्ट मिला हुआ है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी मिला है, ठीक है, और प्रॉपर्टी मिला है। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 क्या बताता है? ये जनरल रूल बताता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, वो एक्ट जो जनरली एक ऑफेंस होता है। मान लीजिए नॉर्मली अगर ए बी को चोट करता तो वो हार्म के लिए लाइबल होता, बट ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बी खुद ए पे हमला कर रहा है और ए क्या काम कर रहा है? अपनी जान को बचाने के लिए वो बी को मार रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए बी को चोटकारित कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ए क्या होगा? वो ऑफेंस नहीं करेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो यहाँ पे ए क्या काम कर रहा है? अपना प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ए लाइबल नहीं होगा। ठीक, अब आइए सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37। 37 क्या होता है? एक्सेप्शन बताता है। ठीक, कि कब कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सेक्शन 35 जो है कहता है एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37 टू डिफेंड हिज ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। वो चाहे अपनी बॉडी को डिफेंस कर सकता है, चाहे किसी और की बॉडी को भी डिफेंस कर सकता है। जनरली क्या होता है, जो फॉरेन रूल्स जितने भी होते हैं, फॉरेन लॉज अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है, उसमें आप सिर्फ अपने बॉडी को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, औरों की बॉडी को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते अनलेस जब तक आपका कोई रिलेशन ना हो। मान लीजिए कोई राह चलता इंसान है, उसके साथ कुछ हो जा रहा है, तो फॉरेन में क्या है कि मैं उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, वो अपने आप को खुद कर लें। ठीक, लेकिन मेरा जब तक उनसे कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक मैं उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। बट अपने इंडिया में क्या है? ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में आप ओन बॉडी, आप अपने बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लस एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं रास्ते में जा रही हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन मेरे सामने अगर किसी के साथ ऑफेंस हो रहा है, मान लीजिए कि कोई इंसान है किसी को हर्ट मार रहा है, पीट रहा है, तो हम उसको भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी में क्या है? हिज ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। एवरी पर्सन, यहाँ पे जो शब्द है एवरी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन हो, चाहे मतलब अपने देश में रहने वाला हो, चाहे बाहर का नागरिक, कहीं का भी हो, एवरी पर्सन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए अगर हम सिटीजन तो हम ही को सिर्फ प्राइवेट डिफेंस का राइट है, नहीं, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस में है? सेक्शन 37 में है। ठीक, हिज ओन बॉडी और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट ऑफेंस। किसके अगेंस्ट है? ऑफेंस के अगेंस्ट है। ठीक, मान लीजिए अगर नॉर्मल एक्ट है, मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर आपको आ रहा है पकड़ने के लिए, ए है, ए क्या है? ये पुलिस ऑफिसर है। ठीक, अब पुलिस ऑफिसर क्या है? बी को आ रहा है पकड़ने के लिए। ठीक है, अब बी क्या काम कर रहे हैं? वो ये बी इन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तभी तो ए आ रहा है उनको पकड़ने के लिए। अब बी अपने आप को बचाने के लिए ए को कायदे से मार पिटाई कर देते हैं, इनके साथ इनको घायल कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम तो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे। तो ऐसे ये नहीं होगा। इसमें क्या है कि ए कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, ए की क्या है? ड्यूटी है। ए को कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप जाओ बी को पकड़ के लेके आओ। अब ए बी को पकड़ रहे थे, इस दौरान बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं कि नहीं हमको तो ए पकड़ रहे थे, हम अपने बचाने के लिए हमने ए को मार दिया। तो बी ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्राइवेट डिफेंस जो मिलता है वो अगेंस्ट ऑफेंस मिलता है।
लीगल एक्ट के अगेंस्ट कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, सिर्फ एक ऑफेंस के अगेंस्ट ही प्राइवेट डिफेंस होता है, ठीक। तो हम अपनी बॉडी को भी बचा सकते हैं, हिज ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई और व्यक्ति उसको बॉडी को भी बचा सकते हैं अगेंस्ट एनी ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो हम उसमें अपने बॉडी को भी बचा सकते हैं, सामने वाले की बॉडी को भी बचा सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं और सामने वाली प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं, ठीक। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी भी नेचर का हो, चाहे वो मूवेबल हो सकता है, चाहे वो इमूवेबल हो सकता है। मान लीजिए मूवेबल में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई आपके घर आता है, कोई सामान चोरी कर ले जाता है, ऐसे में क्या होता है कि आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। इमूवेबल में मान लीजिए कोई बंदा आता है, वो आपके घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में इमूवेबल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, ठीक है। चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी कैसी हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज ऑफेंस फॉलिंग अंडर डेफिनेशन ऑफ, मान लीजिए इसमें एक्ट है डेफिनेशन ऑफ फॉलिंग थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है वो प्री का क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आप जो प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप किसमें यूज कर सकते हो, तो वो किसमें, थेफ्ट में कर सकते हो, रॉबरी में कर सकते हो, मिसचीफ में कर सकते हो और क्रिमिनल ट्रेसपास में कर सकते हो, ठीक। और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर कोई इसका अटेम्प्ट कर रहा हो, ठीक है। समझ गए। पहला क्लॉज क्या बताता है, पहला क्लॉज ये बताता है कि आप प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति ये प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। जो क्लॉज बी है वो क्या बताता है, प्रॉपर्टी का बताता है कि चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आप उन प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे थेफ्ट हो रहा हो, रॉबरी हो रहा हो, मिसचीफ हो रहा हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो, या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट है, ऑफेंस के अगेंस्ट है। अगर कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ए पुलिस ऑफिसर है, अगर इसको कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाओ और बी को पकड़ के लेके आओ, और ए गया बी को पकड़ने के लिए, और बी यहाँ पे अगर प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करता है कि नहीं मुझे तो ये पकड़ने आए थे, ये तो मेरे खिलाफ ऑफेंस हो रहा है, मुझे कैसे कोई पकड़ सकता है, अगर ऐसे में बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं तो बी को यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक। अब आइए अब जनरली हम लोग ने देखा है जो प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो ऑफेंस के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे वो ऑफेंस में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है वो बिलो 7 ईयर्स किसी बच्चे द्वारा कर दिया जा रहा है जो कि 7 साल से कम है, तो वो तो ऑफेंस होगा नहीं। अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन द्वारा किया जा रहा है तो वो भी एक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो इसका जो ये सेक्शन 36 इसके बारे में बताता है कि ऐसे सिचुएशन में जो कि ऑफेंस में नहीं आता है, ऐसे सिचुएशन में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 36 बताता है, ठीक। When an act which would otherwise be an certain offense is not an offense, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए अगर वही मर्डर है, ठीक, मान लीजिए मर्डर है, अगर मर्डर 22, 25, 26 साल के आदमी को द्वारा किया जा रहा है या फिर 26 साल के लड़के के द्वारा किया जा रहा है तो वो मर्डर होगा। लेकिन अगर वही मर्डर अगर 7 साल के बच्चे से नीचे किया जा रहा है, 7 साल या फिर 7 साल के बच्चे से नीचे से अगर मर्डर किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं आएगा क्योंकि उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली है, डोली इन कैपेक्स में वो आ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑफेंस तो हुआ नहीं। या फिर मान लीजिए जनरली अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। अगर वही एक्ट अगर एक अनसाउंड माइंड द्वारा किया जा रहा है तो उसको डिफेंस मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो जनरली विच वुड बी एन अदरवाइज एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ यूथ, भाई वो यूथ है, बाय द रीजन ऑफ यूथ, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए,
द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन, ठीक है, डूइंग दैट एक्ट और बाय द रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स क्या क्या है कि तो वो यूथ हैं, कि तो उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो कैसा एक्ट कर रहे हैं। ठीक, want ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंड है वो पर्सन, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेशन में यहाँ पे जो प्राइवेट डिफेंस है, ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए को जबरदस्ती दारू पिला दिया गया या फिर उसके पानी में कुछ भी इंटॉक्सिकेशन, कुछ भी ऐसे पदार्थ मिला के उसको पिला दिया गया। अब इससे क्या होता है, ए इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ए है, इंटॉक्सिकेटेड है, अगर ए जा रहा है बी को मार रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बी जो राइट एक्सरसाइज करेगा, अगर वो अपने आप को बचाता है तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। ठीक, तो इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन डूइंग एन एक्ट और बाय द रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। अब चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मिसकंसेप्शन में क्या है। ठीक ना, मान लीजिए ए है, ए अपने घर में रात में ए अपने घर में जा रहा है होता है, ठीक ना। अब जो एक क्या होता है, सी होता है, सी उसी घर में रहता है, वो सोचता है कि अरे हमारे घर में तो चोर घुस गया। सी क्या काम करते हैं, लगते हैं ए को पीटने चोर समझ के, जबकि ए क्या होता है, वो उसी घर में रहने वाला, उसी घर का निवासी होता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ए क्या होता है, वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ही तो हुआ। सी को क्या लगा, घर में चोर आ गया, ए तो अपने घर में जा रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो सकता है। ठीक, तो सेक्शन 36 क्या कहता है कि वेयर एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो कि जनरली ऑफेंस होता है बट वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल हो जाता है और वो ऑफेंस नहीं होगा, तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट भी हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला है। वो एक्ट कौन कौन से हैं, एक्ट इसलिए याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक्ट क्या है, अगर वो यूथ है, वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, द इंटॉक्सिकेशन है, अगर वो बंदा बहुत सारा इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, ठीक, बाय द रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला है। ठीक, तो सेक्शन 34 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हो तो आपको डिफेंस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है ना। 35 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस जो करना है वो किसके किसके अगेंस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अपनी बॉडी के कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, हम प्राइवेट डिफेंस में अपनी बॉडी को बचा सकते हैं और सामने वाली बॉडी को भी बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, अगर कोई इसमें क्या कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, मिसचीव कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी हम प्राइवेट डिफेंस की जो अपने राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो सेक्शन 36 है वो ये बताता है कि जो एक्ट अगर ऑफेंस होता है, जनरली वो ऑफेंस होता है, लेकिन अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में आ गया तो वो ऑफेंस तो रह नहीं जाएगा, तो ऐसे एक्ट के खिलाफ भी हम अपने प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन 36 ये बताता है। अब आइए इलस्ट्रेशंस में, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनसाउंड माइंड को जनरल एक्सेप्शन में डिफेंस मिला हुआ है कि कोई भी एक्ट अगर अनसाउंड माइंड द्वारा किया जा रहा है, अगर वो जो पर्सन है वो लीगली अनसाउंड है, अगर लीगली अनसाउंड पर्सन है, अगर वो कोई एक्ट कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक, तो जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, ठीक, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। अब भाई यहाँ पे तो जेड कोई ऑफेंस कर नहीं, ऊपर हम लोग ने पढ़ा था कि प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट मिला, ऑफेंस के अगेंस्ट मिला है, लेकिन यहाँ पे जेड चूंकि अनसाउंड माइंड है तो वो कोई ऑफेंस तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सिन। मान लीजिए अगर जेड पागल नहीं होता, अगर नॉर्मली भी होता, तब जैसे ए को प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला है, वैसे अगर जेड अनसाउंड माइंड है तब भी वो सेम राइट इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, यहाँ पे जेड चाहे पागल हो चाहे सरेक हो, जैसा भी हो, चाहे उसको बुद्धि हो चाहे बुद्धि ना हो, जो भी हो, जैसा भी इंसान हो, ए को सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस, ठीक ना, ए अपने भाई घर में घुसते हैं रात में, विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, भाई वो उन्हीं का घर है तो वो लीगली एंटाइटल्ड है अपने घर में जाने के लिए। ठीक, लेकिन जो जेड है, यहाँ पे जो जेड है, इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर। अब ये क्या, ये जो जेड है ये समझते हैं ए क्या है, वो हाउस ब्रेकर है, वो आए हैं घर में चोरी करने के लिए। ठीक, अटैक्स ए हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तो उन्होंने कोई ऑफेंस तो किया नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड।
यहाँ पे भी जो है ए है, ए को सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला है अगेंस्ट जेड, ठीक है, विच ही वुड बी हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ठीक। तो सेक्शन 36 हम लोग को ये बताता है कि जनरली अगर कोई एक्ट ऑफेंस होता है, लेकिन अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉलो हो जाता है, तो अगर वो ऑफेंस में नहीं आता है तब भी हम लोग के पास सेम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रहेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके एक्सेप्शन, दैट इज सेक्शन 37। हम लोग को ऊपर ही बता दिया गया था कि हम लोग प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अंडर सेक्शन 37 के जितने एक्सेप्शंस हैं हमको उन पर ध्यान में रख के तभी हम लोग प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए सेक्शन 37 क्या बताता है, हम लोग चलिए जनरल वे में समझ लेते हैं कि कब से कब हम लोग प्राइवेट डिफेंस का जो अपना अधिकार है वो कब कब यूज नहीं कर सकते, ठीक। सबसे पहली बात, प्राइवेट डिफेंस जो होना चाहिए अगेंस्ट एग्रेशन में हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग एग्रेशन में कोई काम कर रहे हैं और बाद में हम लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारा प्राइवेट डिफेंस है, तो हमको वहां पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए है, ए क्या काम करता है, बी को 10 तमाचा जड़ देता है कायदे से, ठीक। अब बी को लगती बहुत तेज गुस्सा, बी घर चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या काम करते हैं, बी तलवार लेके आते हैं और ए का सर उड़ा देते हैं, ठीक, ए का सर उड़ा देते हैं। फिर क्या होता है, जब बी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, जब इनका ट्रायल चलता है, तब बी कहते नहीं हम तो प्राइवेट डिफेंस में किए, तो यहाँ पे कोर्ट कहते नहीं आपका जो एक्ट था वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। मान लो आप अगर उसी दिन एक्ट करते जिस दिन ए ने आपको 10 तमाचा जड़े थे, तब तो आप समझ लीजिए प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट आप ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, दूसरे दिन आप उस दिन घर गए, दूसरे दिन तलवार लेके आए और ए का सर पूरा उड़ा दिए, तो इसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी को एक तमाचा मारता है, बी के पास गोली रहता है, बी गोली क्या काम करता है, गोली से ए को निपटा देता है, ठीक है। बी क्या काम करता है, तुरंत गोली चलाता है और ए भाई निपट जाते हैं वहीं पे। तो इसमें क्या होता है, फिर बी को भाई पुलिस पकड़ ले जाती मर्डर के लिए। अब बी कोर्ट में जाती है, जब कोर्ट पूछती है कि क्यों आपने ए को गोली मारा, तब ये कहते हैं कि नहीं हमको तो ए ने तमाचा मारा था, तो हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में इनको गोली मार दिया। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है क्या आपका जो एक्ट था, आपका एक्ट था वो सफिशिएंट था, वो मोर देन सफिशिएंट एक्ट था, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपको ए ने एक तमाचा मारा तो आप उसको 2 तमाचा मार देते, लेकिन ये थोड़ी होता कि प्राइवेट डिफेंस में अगले को गोली से मार के उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो एक्ट उतना ही करिए जितना आपको अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी हो, ज़रूरत से ज़्यादा एक्ट मत करिए कि अगर आपको एक तमाचा कोई मारा तो आप उसको सीधे गोली से उड़ा दो, ठीक, समझ गए। पहले में क्या होना चाहिए, बदले की भावना में अगर कोई एक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इफ़ यू डू एनी एक्ट इन रिटेलिएशन, अगर आपके अंदर बदले की भावना है, ए ने क्या मारा, यहाँ पे पहले वाली इलस्ट्रेशन में क्या हुआ था, ए ने 10 तमाचा मारा था बी को, बी भैया अपने घर चले गए, दूसरे दिन तलवार लेके आए और ए को उड़ा दिए। यहाँ पे क्या है, बदले की भावना है, ठीक, रिटेलिएशन की फीलिंग है बी के अंदर, प्लस बी को सफिशिएंट कूलिंग पीरियड मिल गया था, मतलब बी ने यहाँ पे कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का ग्राउंड नहीं ले सकता है। यहाँ पे बी को सफिशिएंट कूलिंग पीरियड भी मिल गया था, प्लस यहाँ पे बदले की भावना थी। तो अगर कोई भी एक्ट अगर रिटेलिएशन में हो रहा है तब आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरे कंडीशन में हम लोग ने क्या देख लिया कि जो ए है, ठीक है, ए यहाँ पे एक तमाचा बी को मारते हैं, ठीक, बी क्या काम करते हैं, ए को कट्टे से उड़ा देते हैं, गोली मार के उड़ा दी। तो यहाँ पे जो एक्ट, जो बी का एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में एक्ट इन्होंने किया है, ठीक। अगर कोई भी एक्ट अगर एक्सेस में किया जा रहा है और आपको ऐसे सिचुएशन में आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। अब जो तीसरा सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे फ्री फाइट हो रही है, दोनों लोग एकदम खुले लड़ रहे हैं, ए हो गए और ये बी हो गए, दोनों मान लीजिए शाम को ये चाय पीने बैठे थे, ठीक, कुछ ना कुछ बात हुई, कहा सुनी हो गई और दोनों लोग एक दूसरे से भिड़ गए, लगे मार कुटाई करने रास्ते में, ठीक है। तो ऐसे में किसी को प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप लड़ रहे थे। अगर उन्होंने आपको एक तमाचा मारा तो आप भी कम नहीं थे, आप भी पहले उनको 2 तमाचा मार दिए थे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्री फाइट हो रही है, अगर फ्री फाइट हो रही है तो इनको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। पहले वाले में क्या है, अगर रिटेलिएशन है, अगर बदले की भावना है तो नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में क्या, अगर एक्सेस एक्ट किया गया हो, मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा एक्ट कर दिया गया हो,
तो उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरे वाले में क्या, अगर फ्री फाइट हो रहा है तो उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, सो अब चौथा क्या है, चौथा क्या है, मान लीजिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना ड्यूटी अपना कर रहा है, अगर ऐसे सिचुएशन में भी आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, एक पब्लिक ऑफिसर है, ये जाता है बी को पकड़ने, क्यों, क्योंकि उसको कोर्ट का ऑर्डर मिला है, बी के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है कि आप जाओ बी को पकड़ के लेके आओ। ठीक, ए भैया जाते हैं, बी को पकड़ लेते हैं। ए तो पब्लिक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा सिचुएशन में अब भाई जब ये ए बी के पास जाते हैं तो बी इनको लगते हैं मारने, तो फिर कहते हैं नहीं मेरे, हम तो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है, ए कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस ऑफेंस के अगेंस्ट मिलता है। प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट, अगर आप कोई सी ऑफेंस में अगर आप अपने आप को प्राइवेट डिफेंस में बचा रहे हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बी के पास कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि ए अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक, तो अगर कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए आते हैं कि इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो सेक्शन 37 का सब सेक्शन 1 कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt। सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि which does not cause the reasonably apprehension of death या फिर grievous hurt, ना आपको apprehension है डेथ का, ना ही grievous hurt का apprehension है। if done or attempt to be done by public servant acting in good faith under collar of his office, अगर वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है in good faith under the collar of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। ठीक, अब चलिए इसको हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए, अब मान लीजिए ए है, भाई पुलिस ऑफिसर है, ये जाते हैं बी को पकड़ लाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ही इज पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस, तो ये अपना क्या काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब अगर ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ पे बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। ठीक, बी हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए बिकॉज ए इज एक्टिंग अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ। समझ गए आप लोग, यहाँ पे इनको डिफेंस नहीं मिला। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक, ए क्या काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर है, ये ले जाते हैं बी को पकड़ने, बी को पकड़ ले जाते हैं और बी को पकड़ने के बाद उनको हवालात में बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, अब ए का क्या होता है, इलविल होता है, इलविल होता है टुवर्ड्स बी। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही शाम होता है ए जो है, ये पुलिस ऑफिसर जो है, ये बी को लगते हैं मारने, इतना मारते हैं कि बी को लगता है कि अब हम मर ही जाएंगे। ठीक, मार के अधमरा कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बी, अब क्या होगा कि बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। अगर पुलिस ऑफिसर है, माना वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अगर वो बी को लेके जा रहा है और उसको खूब मार रहा है, इतना मार रहा है कि वो मरी, मतलब उसका इलविल है टुवर्ड्स बी, उसको मारने के इंटेंशन से उसको मारे जा रहा है, तो यहाँ पे बी को अधिकार मिल जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। ठीक, अदरवाइज अगर नॉर्मली ए बी को पकड़ ले जा रहा है अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ, ऐसे सिचुएशन में बी अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक, अब आइए जो इसका सब क्लॉज बी क्या कहता है। सब क्लॉज बी कहता है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक, मान लीजिए हम लोग जो पढ़ इसमें आप लोग जल्लाद का एक एक्सेप्शन, जल्लाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, अब कोई कोर्ट है, कोई मजिस्ट्रेट है, उसने एक व्यक्ति है उसको सजा दी डेथ का। ठीक, अब डेथ का पनिशमेंट मिला, अब जल्लाद जा रहे हैं उनको टांगने के लिए। यहाँ पे भी जो बंदा है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जल्लाद का जो काम है वो डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ है। वो किसी के अपने मर्जी से काम नहीं करे कि नहीं ले जाए इनको फांसी पे टांग दे, नहीं, उनको डायरेक्ट किया गया है कि इस इंसान को फांसी की सजा मिली है, आप ले जाइए इनको फांसी पे टांग दीजिए। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में जो जल्लाद का जो एक्ट है
वो डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, एक्टिंग इन गुड फेथ है, ठीक, अंडर द कॉलर ऑफिस है। तो ऐसा सिचुएशन में भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक। अब आ जाइए सब क्लॉज सी क्या कहता है, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक, जहाँ पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन का टाइम है, मिल सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए है, ये थाना है, ठीक है ना, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक, ए क्या है, पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है, ठीक। अब बी आता है, ए को एक तमाचा मारता है जोर से। ए के पास, चूंकि ये पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है, इसलिए ए के पास सफिशिएंट टाइम है कि ये जाए पुलिस ऑफिसर को बुला लाए और अपने आप को बचा ले। लेकिन नहीं, यहाँ पे ए क्या काम करता है, बी अगर उनको एक तमाचा मारता है तो वो ए उनको गोली से उड़ा देते हैं, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में जो ए का एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली बात तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था। किस चीज़ का टाइम था कि आप प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ले सकते थे, ठीक। आप पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ कंप्लेन कर दे, पुलिस बी को पकड़ लेती, ठीक ना। आपको यहाँ पे बी को गोली से उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो अगर आपके पास इतना टाइम है, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स, क्या रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, आप पुलिस से हेल्प ले सकते हैं, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। ठीक है, अब देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। हम लोग ने इस इलस्ट्रेशन में देखा था, चलिए फिर से हम उसको देख लेते हैं कि ए है, ए क्या काम करता है, बी को एक तमाचा मारता है, एक तमाचा, सिर्फ एक तमाचा मारता है, और बी क्या काम करता है, गोली निकालता है और एक उड़ा देता है, सीधे सर पे गोली मार देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि ये जो बी का जो एक्ट है ये मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। भाई मान लो ए ने तुमको एक तमाचा मारा, तुम भी एक तमाचा मार देते, बराबर हो जाता। वो तो समझ में आया तुम प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है, चलो अगर एक तमाचा मारा तो तुम 2 मार लेते, 3 मार लेते, 4 मार लेते, ठीक ना, लेकिन तुमको गोली से उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो यहाँ पे जो तुमने हार्म किया है अपने आप को बचाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, ठीक ना। मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा उसको हार्म कर दिया कि सीधे तुमने गोली से उड़ा दिया। तो इसलिए उतना ही हार्म करो जितना रिक्वायर्ड हो, जितना प्राइवेट डिफेंस में नेसेसरी हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप क्षतिकारित नहीं कर सकते किसी को, ठीक। अब चलिए देखते हैं, तो ये हो गए कि कहाँ कहाँ आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पहला, अगर पब्लिक ऑफिसर कोई काम कर रहा है इन द कॉलर ऑफिस इन गुड फेथ, तो आप वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर दूसरे में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, इफ एनी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक ना, इन गुड फेथ, जैसे जल्लाद हो गया, उसको क्या डायरेक्शन मिला है पब्लिक सर्वेंट का कि नहीं ले जाओ उनको फांसी पे चढ़ा दो, तो ऐसे सिचुएशन पे भी आप पब्लिक डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते। अब तीसरा क्या है कि जहाँ पे आपको पब्लिक अथॉरिटीज है उसका हेल्प लेने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थाने के सामने खड़े हैं, अगर आप वहीं पे आपको थाने के सामने कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप ले जाओ थाने के सामने और अपने आप को बचा सकते हो, तो आपको तो ऐसे सिचुएशन में भी आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक। जो दूसरा है, इसमें क्या है, आप ज़रूरत से ज़्यादा क्षतिकारित नहीं कर सकते, ठीक। जितना नेसेसरी है, जितना रिक्वायर्ड है अपने आप को बचाने के लिए, आप उतना ही राइट एक्सरसाइज करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कि कोई एक तमाचा मारा तो आप उसको गोली से उड़ा दो, ठीक। तो ये ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक। अब आइए आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक। A person is not deprived of right of private defense against an act or attempt to be done by the public servant as such unless he know or has a reason to believe that the person is doing that is such a public servant, ठीक है। तो जो सामने एक्ट कर रहा है, तो उस जो यहाँ पे पर्सन तब तक डिप्राइव नहीं होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जब तक उसको विश्वास ना हो जाए कि जो सामने वाला है वो पब्लिक सर्वेंट ही है, ठीक। जैसे कि मान लो पुलिस ऑफिसर आया तो अपनी आईडी दिखाएगा कि नहीं हम फला स्टेशन से आए, हम तुमको पकड़ने आए हैं, हमारे पास वारंट है,
सब कुछ है, तो ऐसे में इंसान को तो बिलीव हो जाएगा कि ये जो बंदा है वो पब्लिक सर्वेंट है। मान लो अगर इंसान को बिलीव नहीं हो रहा है, अगर इंसान को बिलीव नहीं हो रहा है तब वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। ठीक। एक्सप्लेनेशन 2, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट और डन or attempt to be done by the direction of public servant unless he know or has a reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person state the authority under which he act, or if he has authority in writing unless produce such authority if demand। ठीक। तो ऐसे दो सिचुएशन में क्या है कि आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है। अब आइए सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या बताता है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक। कुछ ये सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें आप किसी भी इंसान का डेथ कॉज कर सकते हो व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जनरली क्या होता है, आप उतना ही इंजरी कर सकते हो जितना रिक्वायर्ड हो, आप ज़्यादा किसी को चोट नहीं कर सकते। ठीक ना। कि बट ऐसे सिचुएशन जो सेक्शन 38 है ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक। सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी causing of death or any other harm to assailant if the offence which occasion the exercise of right be of any of the description hereinafter enumerated namely। ठीक। जितने भी कंडीशंस इसमें हैं इन सब में आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो कॉजिंग डेथ में। ठीक। आप किसी की हत्या भी कर सकते हो अगर ऐसे सिचुएशन में आप पड़ जा रहे हो। ठीक है। तो पहला क्या सिचुएशन है? सच एन असॉल्ट विच में रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और अदरवाइज विद द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच ऑल्ट। कोई ऐसा अप्रीहेंशन है जिसमें आपको लग रहा है कि अगर हम अपना प्राइवेट डिफेंस अगर हम सामने वाले को नहीं मारे तो सामने वाला हमको मार देगा। ठीक। मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है ना। ए आपको चाकू लेके दौड़ाया पड़ा है और एक दो चाकू भोग भी दिया। अब बी को क्या लग रहा है कि अगर हम ए को नहीं मारे जान से तो ए हमको जान से मार देगा। तो बी अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या काम करता है, ए को 4-5 चाकू वो भी मार देता है। ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो डेथ कॉज कर सकता है। हम अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की जान ले सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या बताता है? सच एन असॉल्ट एज में रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अदरवाइज बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। कि तो वो मुझे ग्रीवियस हर्ट कर देगा, कि तो सेम ऐसा ही कंसिक्वेंसेज होगा, अदरवाइज बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। ठीक। मान लो कोई एक व्यक्ति आया, अब वो चाह रहा है कि इनका पैर काट दूं, इनका हाथ काट दूं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। कि तो वो पहला क्या है कि अगर रीजनेबली अप्रीहेंशन है किसका, डेथ का, अगर डेथ का रीजनेबली अप्रीहेंशन है तब हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसा असॉल्ट होना चाहिए एज में रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो, डेथ हो चाहे ग्रीवियस हर्ट हो। ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, डेथ कॉज कर सकते हैं। वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम लोग डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक। कॉजिंग डेथ। ठीक। हम लोग डेथ कॉज कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है। ठीक। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ये जनरली क्या है कि मान लीजिए कोई महिला है जिसके अगेंस्ट उसको इस बात का डर है कि रेप होगा, ऐसे सिचुएशन में भी वो डेथ कॉज कर सकती है। ठीक। चौथा क्या, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ऐसे सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। ठीक है। मान लो डर है कि हमको कोई पकड़ ले जाएगा, हमारी कोई किडनैपिंग कर लेगा, हमारा कोई अबडक्शन कर लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse of public authority for his release। ठीक। मान लीजिए ऐसा असॉल्ट जहां से उसको ये लगे कि हम wrongfully confined हो जाएंगे। ठीक ना। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person। ठीक। उसको ये लग रहा है कि अगर हमने इसकी डेथ नहीं कॉज की तो ये मुझे wrongfully confined कर देगा, और ऐसी जगह wrongfully confined कर देगा जहाँ पे
हम पब्लिक अथॉरिटीज से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, हम पुलिस ऑफिसर की मदद भी नहीं ले पाएंगे, हम किसी की मदद नहीं ले पाएंगे। ये हमको wrongfully confined कर देगा under circumstances which may reasonably cause him to apprehend it that he will be unable to have recourse to the public authority for his release। तो यहाँ पे भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं while exercising the right of private defense। An act of throwing or administering acid or attempt to throw, मान लीजिए अगर किसी इंसान के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी वो इंसान प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस पड़ रहे हैं तब भी आप डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हो। ठीक है, यही मोटो है कि इन सिचुएशंस को अलग बताया गया है बीएनएस में। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर आपको डर है कि कोई मुझे जान से मार देगा, तब हम डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ग्रीवियस हर्ट कर, जैसे कोई हाथ काट दिया, पैर काट दिया, किडनी निकाल लिया, दांत तोड़ दिया, ये सब ऐसे सिचुएशन है, उसमें भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। अगर मुझे कोई किडनैप कर ले जा रहा है, मुझे कोई अबडक्ट कर ले जा रहा है, तब भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। अगर किसी का रेप हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी सामने वाला डेथ कॉज कर सकता है। अगर अननेचुरल लस्ट है तब भी डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर कोई किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर ले रहा है और ऐसी जगह रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है कि वो बंदा पब्लिक अथॉरिटीज को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। और अगर कोई आपके ऊपर एसिड फेंक रहा हो, ठीक, कोई अगर आपके ऊपर एसिड फेंक रहा हो और अपने आप को बचाने के लिए भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। यही सिचुएशन है जो इसमें प्रोवाइडेड है, ऐसी इसी सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हो। ठीक, अब आ जाइए when such right extend causing any harm other than that। ठीक ना, सेक्शन 39 क्या बताता है, आप कोई भी हार्म कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगले की नाक तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, दांत तोड़ दो, सर फोड़ दो, लेकिन आपको डेथ नहीं कॉज करना है। इसमें जो सेक्शन 38 है, 38 क्या बताता है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन 39 क्या बताता है कि कब आप सिर्फ हार्म कर सकते हो, डेथ किसी की नहीं कॉज कर सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या बताया है, if the offense be not of any of the description is specified in section 38। अगर सेक्शन 38 में प्रोवाइडेड नहीं है, अगर ऐसा कोई अपराध जो कि सेक्शन 38 जो आगे जो दिया गया है इन सब में प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक ना, the right of private defense of body does not extend to voluntarily causing of death to the assailant but does extend under the restriction specified in section 37 to the voluntarily causing assailant of any harm other than that। ठीक, इसका क्या मतलब है सेक्शन 39 का, अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 38 के जो सब क्लॉजेस दिया गया है जिसमें, तो अगर 38 के सब क्लॉजेस में नहीं फॉलो होता है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, कोई भी हार्म कर दो आप। ठीक है, मान लो कोई बंदा आया आपको 10 तमाचा मारा, तब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। कुछ भी हार्म कर दो कि आप उसको भी 15 तमाचा मार दो, पूरी उंगली उसे गाल पे छाप दो, सब चलेगा, लेकिन आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। ठीक, अब आइए देखते हैं कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कमेंसमेंट मतलब कब से शुरू होगा, ठीक, कंटिन्यूएंस मतलब कब तक आपके पास रहेगा। ठीक, सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस, कमेंस मतलब कब से शुरू होता है। ठीक, कमेंस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू अ बॉडी अराइजेस, जैसे ही फॉर एन अटेम्प्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट एन ऑफेंस through the offense may not have been committed। ठीक ना, though the offense may not have been committed। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे ही मुझे ये लगता है कि मेरे अगेंस्ट ऑफेंस होने वाला है, although अभी कुछ हुआ नहीं है, though the offense may not have been committed, अभी तो कोई एक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे डर लग गया है, मुझे ये इस बात का एहसास हो गया, इस बात का आभास हो गया कि मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस होने वाला है, या फिर कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे ऊपर कोई हमला करने वाला है, या फिर कोई मुझे मारने वाला है। जहां मुझे ये एहसास हो गया वहीं से मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। ठीक, दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, माना यद्यपि अभी मुझे कोई मारा नहीं है, ठीक ना, जरूरी थोड़ी कोई मुझे मारेगा तभी मैं प्राइवेट डिफेंस करूंगी, वो तो मुझे मार के चला ही जाएगा ना। जैसे ही मुझे डर लगा, जैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ कि नहीं ये मेरे खिलाफ ऑफेंस होने वाला है, तुरंत ही से मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी इज कंटिन्यू, और जब तक ये मेरे ऊपर डर बना रहेगा तब तक मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का
इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक, मान लीजिए ए है, ए बी का क्या हो रहा है, लगातार पीछा कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, इसको अप्रहेंशन है कि भाई पीछा कर रहा है, हो सकता है इसको किडनैप भी कर ले। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में जब से वो पीछा कर रहा है तब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसका कमेंस हो गया है। ठीक ना, अब मान लो ए आया, सपोज ठीक है, ए है, ये आता है, पीछा करता है और बी का चैन खींचने की कोशिश करता है, चैन स्नैचिंग करना चाह रहा है। जैसे ही वो ऐसे पकड़ता है, चैन स्नैचिंग करने की कोशिश करता है, तुरंत बी क्या काम करती है, चक्कू निकाल लेती है। बी देख के भाग जाता है। जब वो देख के डर के भाग जाता है तब बी क्या काम करती है, पीछे से उसको हमला कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो ए डर के भाग गया, तो क्या रीजनेबल अप्रीहेंशन खत्म हो गया, भाई वो तो भाग ही गया है ना। जैसे ही वो भागता है वैसे बी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं से खत्म हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद अगर बी चक्कू से उसको मार डालती है ए को कि भाई तुम आए कैसे मेरे पास, ऐसे ये सोच के मार डालती है, तो ऐसे सिचुएशन में बी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए ना। कब से शुरू होगा, कब तक कंटिन्यू होगा, ये बताता है सेक्शन 40। अब आइए देखते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या बताता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ। मान लीजिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बॉडी का पढ़ रहे थे कि कब बॉडी के लिए कब हम डेथ कॉज कर सकते, कब डेथ नहीं कॉज कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। ठीक, कब से हमारा प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, कब तक चलता है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी में कि प्रॉपर्टी में ऐसे कौन से ऑफेंसेस हो रहे हैं जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक, सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड सेक्शन 37। जितने भी प्राइवेट डिफेंस के जितने भी आप राइट एक्सरसाइज करेंगे अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ही करेंगे। ठीक, टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right with the offense of any description hereinafter enumerated namely। ठीक ना, जो ये ऑफेंसेस बताए गए हैं इसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक, जो ऑफेंसेस अभी हम लोग आके पढ़ रहे हैं, जैसे कि रॉबरी है, अगर आपके घर में कोई रॉबरी कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो पहला क्या बताता है, रॉबरी। ठीक है, अगर आपके घर में रॉबरी हो रहा है तब आप डेथ कॉज कर सकते हो। बी क्या बताता है, हाउस ब्रेकिंग। अब देखिए आईपीसी में क्या था, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था, बट यहाँ पे नाइट का क्या होता है, एम्बिगुअस हो जाता था कि नहीं कितने बजे से रात मानी जाएगी, कितने बजे तक रात मानी जाएगी, तो उसमें थोड़ा एम्बिग्विटी आ जा रही थी। इसको हटा के हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज रख दिया गया है। ठीक ना, कि सूर्यास्त के बाद और सनराइज के पहले जो होगा, अगर उसमें उस बीच में अगर हाउस ब्रेकिंग हो रहा है तब भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक, मिसचीफ बाय फायर, कोई मिसचीफ कर रहा है, किससे, फायर से कर रहा है, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अब देखिए आईपीसी में सिर्फ मिसचीफ बाय फायर था। ठीक, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस उसमें ऐड ऑन नहीं था, उसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन अपने बीएनएस में क्या है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया है। तो मिसचीफ किससे हो रहा है, फायर से हो रहा है। पहला किससे हो रहा है, फायर से हो रहा है, दूसरा किससे हो रहा है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से हो रहा है। ठीक, तो मिसचीफ बाय फायर और मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन एनी बिल्डिंग। अब देखिए किस में हो रहा है, बिल्डिंग, टेंट, वेसल। ठीक ना, बिल्डिंग में हो रहा है, टेंट में हो रहा है, वेसल में हो रहा है। और वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज किसके लिए किया जा रहा है, यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कि तो वहाँ लोग रहते हैं, कि तो वहाँ कोई प्रॉपर्टी रखी जाती है। अगर ऐसा सिचुएशन में मिसचीफ किया जा रहा है, किससे, फायर से मिसचीफ किया जा रहा है या फिर ऐसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ किया जा रहा है, कहाँ पे, बिल्डिंग में किया जा रहा है, टेंट में किया जा रहा है या फिर वेसल में किया जा रहा है। और वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल किस लिए यूज होता है, कि तो वहाँ पे लोग रहते हैं, कि तो वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी जाती है। ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो वहाँ पे भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक, अब आ जाइए डी क्या कहता है। ठीक, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विल बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच राइट, द प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। ठीक, मान लीजिए आपके घर पे चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, ठीक, या फिर हाउस ट्रेसपास हो रहा है और वहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन यहाँ पे ऐसा है कि डेथ हो जाएगी। ठीक है ना,
मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी करना है और आप वो बंदूक तलवार वलवार सब लेके आए, जिससे होगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, हाउस ट्रेसपास हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबली कज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि तो डेथ का अप्रीहेंशन है कि तो ग्रीवियस हर्ट का अप्रीहेंशन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या हो सकते, तो आप वहां पे भी डेथ कॉज कर सकते हो। समझ गए? तो प्रॉपर्टी के लिए क्या है, 4 दिया गया, रॉबरी दिया गया है, पहला तो रॉबरी है, दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज है, इसमें भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। तीसरा क्या है, मिसचीफ कर रहा है कोई, किससे कर रहा है, फायर से कर रहा है कि तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कर रहा है, कहाँ पे, बिल्डिंग, टेंट और वेसल में कर रहा है। बिल्डिंग, टेंट और वेसल किस लिए यूज किया जा रहा है, कि तो वहाँ लोग रहते, कि तो प्रॉपर्टी रखी जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। चौथा क्या है, कोई थेफ्ट कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, या फिर हाउस ट्रेसपास कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि जैसे आपको डर है कि सामने वाला मुझे मार देगा, वहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेथ का या तो ग्रीवियस हर्ट का है। अगर ऐसा एप्रीहेंशन है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक, ये सेक्शन जो है ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेंस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल जो प्राइवेट डिफेंस का जितने भी सेक्शंस हैं प्राइवेट डिफेंस के, एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सब प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 41 के हम लोग पढ़िए कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक ना, कि हम अपने प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं, तो ये सेक्शन उनके बारे में बताता है। ठीक, अब आ जाइए सेक्शन 42, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, मान लीजिए इसमें तो डेथ हो गया, लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑफेंस हो रहा है, इसके अलावा अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसमें हम कैसा प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे, ये सेक्शन 42 बताता है। इफ द ऑफेंस the committing of which or the attempt to commit which occasions the exercise of right of private defense, be theft, mischief, criminal trespass, not in any of the description is specified in section 41, that right does not extend to the voluntarily causing death but does extend subject to specified in section 37। मान लीजिए कोई ऑफेंस आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ हो रहा है, अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है, जो कि हाउस ब्रेकिंग इन सब में नहीं पड़ रहा है, इन जैसे रॉबरी में नहीं फॉलो हो रहा है, हाउस ब्रेकिंग में नहीं फॉलो हो रहा है, मिसचीफ में नहीं हो रहा है, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास में नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जिसमें रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई अदर हार्म कर सकते हो पर आप डेथ नहीं कर सकते। ठीक, वॉलंटरीली कॉजिंग द रॉन्ग डूअर एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक, तो सेक्शन 42 क्या करता है कि अगर कोई भी ऑफेंस इसमें नहीं फॉलो हो रहा है, अगर इसमें फॉलो हो रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, अगर इसके अलावा कोई भी ऑफेंस हो, कोई और ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप कोई भी हार्म कॉज कर सकते हो पर आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हो। ठीक, अब आइए 43 भी क्या बताता है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कमेंस मतलब आपका प्राइवेट डिफेंस कब से शुरू हो रहा है, ठीक ना, कब से शुरू हो रहा है, कंटिन्यू कब तक आपके पास रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक, तो ये सेक्शन बताता है प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, तो सेक्शन 43 क्या कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी commence when the reasonable apprehension of danger of property commence। जैसे ही प्रॉपर्टी के लिए क्या है, कमेंस होता है जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी अगर शुरू हो रहा है, जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी पे खतरा है, डेंजर है, वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बी पार्ट क्या कहता है, सब क्लॉज बी क्या कहता है, अगेंस्ट थेफ्ट। अब देखिए इसमें क्या हो गया, थेफ्ट, रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। ठीक, against theft continues till the offender has effected, he retreats with the property or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered। अगर theft है तो continues till the offender has effected, जब तक वो बंदा भाग नहीं जा रहा है। ठीक, जब तक वो भाग नहीं जा रहा है तब तक उसके पास जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक, या फिर जब तक उसको पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं मिल जा रही है। ठीक ना, असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जब तक उसको पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं मिल जा रही तब तक उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक, और द प्रॉपर्टी हैज बीन, जब तक उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल जा रही है तब तक उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक है, जब तक वो भाग नहीं जा रहा है या फिर जब तक उसको पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प नहीं मिल जा रही, जब तक उसको पब्लिक अथॉरिटीज की असिस्टेंस नहीं मिल जा रही, या फिर जब तक प्रॉपर्टी नहीं मिल जा रही है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
अगेंस्ट प्रॉपर्टी बना रहेगा। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ए है, ए के घर में क्या हो गया, 3-4 चोर आ गए हैं। ठीक, ये हो गए, ये छोटे मोटे जो गोले हैं ये सब चोर हैं, ए के घर में चोर आ गए हैं। अब क्या होता है, चोर के पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है, और जैसे ही पुलिस आ गई आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो गया है। पता लगे आप पुलिस को देखो और गोली चला दो, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए सब क्लॉज सी देखते हैं। अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेन कंटिन्यू। ठीक है ना, रॉबरी के केस, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, थेफ्ट के केस में पढ़े थे। अब रॉबरी के केस में क्या होता है कि कंटिन्यूज, तब तक कंटिन्यूज रहता है जब तक आपके पास रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। ठीक ना, डेथ है, हर्ट है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, और जब तक ये एप्रीहेंशन कंटिन्यू रहता है, जब तक ये एप्रीहेंशन कंटिन्यू रहता है किसका, डेथ का, हर्ट का या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कंटिन्यू रहेगा। ठीक, अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज, यहाँ पे कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज, जब तक द ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, जब तक जो ऑफेंडर हैं वो कॉज कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं टू एनी पर्सन, डेथ करने के लिए या फिर हर्ट करने के लिए या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने के लिए, कि तो उसका डेथ कर देंगे, कि तो हर्ट कर देंगे, कि तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करेंगे, एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेन कंटिन्यू, और जब तक ये फियर रहता है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, अभी तक हम लोगों ने किसका देखा, थेफ्ट का देखा, फिर इसके बाद किसका देखा, रॉबरी का देखा, थेफ्ट फिर रॉबरी, अब क्रिमिनल ट्रेसपास का देखेंगे और मिसचीफ का देखेंगे। ठीक, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक ऑफेंडर जो है, जब तक ऑफेंडर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है या फिर जब तक ऑफेंडर मिसचीफ कर रहा है, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहेगा, तब तक आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक, अब आ जाइए अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बीन बिगिन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। ठीक है, तो जब तक हाउस ट्रेसपास करता रहेगा तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक, तो ये सेक्शंस बताता है, सेक्शन 43 बताता है आपके पास प्राइवेट डिफेंस कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 44 क्या बताता है। सेक्शन 44 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, जहां पे अगर डेडली असॉल्ट हो रहा है वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितना रहेगा, कहां से रहेगा, वो सेक्शन 44 बताता है। तो सेक्शन 44 क्या बताता है, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, रीजनेबली अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। ठीक, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली exercise that right without risk of harm of an innocent person, the right of private defense extend to the running of that risk। चलिए अब इसको हम लोग इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ठीक, A is attacked by a mob, ठीक, who attempts to murder him। मान लीजिए A है, उसको मॉब ने अटैक कर दिया और मॉब का ये इंटेंशन है कि A को मार डालूं। ठीक, अब he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on mob। अब ये क्या हो रहा है कि इसको मॉब ने इसको घेर लिया पूरा, अब इसको लग रहा है कि हमको मॉब पे फायरिंग करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चाइल्ड हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। ए कमिट नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक, अब इसको ये देखिए, ए है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे मॉब हैं, ये जितने लोग हैं ये सारे मॉब हैं। ठीक ना, अब ए को लग रहा है कि ये सारे मॉब जो आ रहे हैं इसको मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक, ए को क्या हो गया, फायरिंग करना मैंडेटरी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे हैं। अब ए को लग रहा है कि हम फायरिंग तो कर देंगे लेकिन इसमें जो इनोसेंट बच्चे हैं इनको हार्म हो जाएगा। लेकिन मान लो ए जो है ऐसे सिचुएशन में कि अगर वो फायर नहीं करता है तो वो बच भी नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर ए फायरिंग कर भी देता है मॉब के ऊपर, अगर ए फायरिंग कर भी देता है और अगर बच्चे को चोट लग भी जाता है, ऐसे सिचुएशन में ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक, अगर जो इनोसेंट पर्सन है कोई भी हो
without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. जब तक उसके रिस्क रहेगा तब तक वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये था प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस कब से शुरू होता है, बॉडी के लिए कब डेथ कॉज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के लिए कब डेथ कॉज कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, दैट इज चैप्टर 4। सो थैंक यू सो मच।